आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम किसी मेंबर पे फोर्स लगाते हैं तो वो मेंबर उस डिफॉर्मेशन को जो कि फोर्स लगाने के कारण उसमें होता है उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है, उसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है और ये जो रेजिस्टेंस है ये स्ट्रेस के फॉर्म में मेंबर में आता है और मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब देखिए, ये इस फिगर में एक मेंबर है। इनिशियल पोजीशन में वो ए पोजीशन थी। ए बी इस मेंबर की लेंथ है जो कि हमने एल लिया है। इनिशियली इसकी पोजीशन बी पोजीशन थी। आपने इस पे पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाने से मेंबर में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है आर। तो स्ट्रेस जो आएगा मेंबर में वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ आर अपॉन ए। ध्यान ये रखना है कि रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस लगेगा उतना ही मेंबर में स्ट्रेस जनरेट होगा। विकृति ई, स्ट्रेन जो होगा वो होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा इज इक्वल टू ई इंटू एल। ई की जगह आपने स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एल लिख दिया है। ये जनरल फॉर्मूले हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। अब हमारे फिगर में मान लीजिए कि आपने कोई फोर्स लगाया है जिससे मेंबर में जो डिफॉर्मेशन आया है वो एक्स है और मेंबर में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है आर डैश। तो बी डैश इज इक्वल टू एक्स। ई एक्स विकृति ड्यू टू एक्स डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, क्योंकि विकृति होती है लंबाई में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस प्रतिबल प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई, दैट इज एक्स अपॉन एल इंटू ई। ये स्ट्रेस हो गया। अब मुझे निकालना है रेजिस्टेंस। तो जो स्ट्रेस हो रहा है वो रेजिस्टेंस के कारण ही हो रहा है। तो रेजिस्टेंस एक फोर्स है, तो स्ट्रेस और फोर्स में रिलेशन ये होता है कि फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे तो ये आएगा एक्स अपॉन एल ए ई। तो आर जो हो गया, ये जो है आर डैश, ये कोई बीच की पोजीशन है। मान लीजिए जो मैक्सिमम इलोंगेशन मटेरियल में आता है वो है डेल्टा। अभी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं मेंबर को वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही कंसिडर कर रहे हैं। तो डेल्टा इलोंगेशन के लिए मटेरियल पे जो फोर्स लगता है वो P है और इसके कारण इसमें जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है R। तो R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल ए ई और R जो है वो P के बराबर है। अब आपको निकालना है वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, कि इस रेजिस्टेंस को पाने के लिए, इतना रेजिस्टेंस के लिए मटेरियल ने क्या काम किया है। तो वर्क डन, वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, एवरेज रेजिस्टेंस इनटू डिस्टेंस फॉर विच द रेजिस्टेंस इज ओवरकम, यानी कि डिफॉर्मेशन। अब यहाँ एवरेज रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, क्योंकि शुरू में तो फोर्स जीरो था, धीरे धीरे आपने फोर्स बढ़ाया है और धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते हुए मेंबर को आप
मैक्सिमम फोर्स पी लोड जो है वहाँ तक लेके गए हैं, तो हम कौन सा वाला फोर्स लेंगे, इसलिए हमने उसका एवरेज निकाल दिया है। तो P/2 इंटू डेल्टा इज़ द वर्क डन। और यही जो कार्य है ये मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, और इसको बोलते हैं रेजिलेंस भी। जैसे कि आपने सुई घड़ी में चाबी भरी, तो चाबी भरने में घड़ी के अंदर आपने कोई वर्क किया है, वो वर्क उस चाबी के में स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा और बाद में रिलीज़ होता है। ध्यान ये रखना है, स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक मटेरियल्स में ही स्टोर्ड होगी। प्लास्टिक मटेरियल अगर आप कोई लेते हैं तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड नहीं होती है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस जनरेट नहीं होता है, वो डिफॉर्मेशन के साथ साथ बहते हैं। तो इसी कारण जब आप लोड हटा देते हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते हैं और मेंबर डिफॉर्म्ड रह जाता है। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि स्ट्रेन एनर्जी इलास्टिक मटेरियल्स में स्टोर्ड होगी, और जब आप कोई लोड लगाएंगे तो मेंबर में डिफॉर्मेशंस आएंगे। स्ट्रेन एनर्जी के कारण ही मेंबर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है। जैसे आपने चाबी भरी, तो जब स्ट्रेन एनर्जी के कारण चाबी वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाती है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि मेंबर में एब्जॉर्ब्ड हो जाती है या स्टोर्ड हो जाती है जब मेंबर पे कोई कार्य किया जाता है, कोई व्हेन वर्क इज़ डन इट। और वर्क किस फॉर्म में किया जाता है? मेंबर के डिफॉर्मेशन को पाने के लिए उसमें काम किया जाता है। उस दौरान मेंबर ने जो रेजिस्टेंस लगाया है उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए, वो स्टोर्ड हो जाता है उसमें स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। अब हमारा को स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। हमें पता है स्ट्रेस जो होगा वो होगा रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। इसमें आर रेजिस्टेंस है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो आर को हमने लिख दिया स्ट्रेस इनटू ए, और आर जो होगा वो पी के बराबर है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मेंबर जो है इलास्टिक लिमिट में है। वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑन द मेंबर पे कितना काम किया गया है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो जो कार्य है वो मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है। शुरू में तो 0 फोर्स है, धीरे धीरे फोर्स बढ़ के मैक्सिमम पी फोर्स पे पहुंचता है। तो आपको यहाँ पे एवरेज रेजिस्टेंस लेना है, दैट इज़ R/2 इंटू डेल्टा। डेल्टा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है मेंबर में, यानी कि मेंबर में कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है? तो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है E इंटू एल। R इज़ इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेन एनर्जी जो हो जाएगा वो जो कि R/2 इंटू डेल्टा है, तो R की जगह आप PA लिखेंगे और डेल्टा की जगह EL लिखेंगे। तो PE/2 A इंटू एल। A इंटू एल जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ है, जिसको कि हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी है, इसका जो सिंबल होता है वो U होता है, कैपिटल U इज़ इक्वल टू P² अपॉन 2E इंटू AL। यहाँ पे जो विकृति है E, उसकी जगह मैंने लिख दिया स्ट्रेस अपॉन E।
अब कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। ये क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस जो है ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है जब कि मेंबर प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस्ड होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट्स होती है जहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस जो है वो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस जो है वो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड तो है पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन कब तक है? जब तक कि एट द पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला U इज़ इक्वल टू P² अपॉन 2E AL ये याद रखना है।